नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। सबको हाथ जोड़कर गुड मॉर्निंग। और आप लोग भी गुड मॉर्निंग कमेंट बॉक्स में लिखिए। और जैसे मैंने कल बताया था आपको कि आंख बंद करके 2 सेकंड के लिए ये सोचिए कि यस मैं पीसीएस बन सकता हूं या बन सकती हूं। मैं एक बार महसूस कीजिए, फील कीजिए, तो जब आप फील कर लोगे तो आप बन भी जाओगे। ये बहुत ही अच्छा मंत्र है, मैंने हमेशा अपने लिए इस्तेमाल किया है, आप भी इसमें इस्तेमाल कीजिए, बहुत फायदा मिलेगा। तो वीडियो को थोड़ा यहाँ रोक लीजिए और गहरी सांस लेकर बोलिए कि मैं आई कैन डू इट या मैं पीसीएस बन सकती हूं। खैर, करंट अफेयर्स 3 नवंबर का 4-5 क्वेश्चन हैं इसके अंदर। 4-5 क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहला क्वेश्चन ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लंबा चलेगा, जिसके अंदर ना सिर्फ करंट अफेयर्स बल्कि जीएस में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं हम वो सब डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा सब्र रखिएगा, पूरा देखिएगा। नोट करने चाहे तो नोट कर सकते हैं, बीच में एक आधा सवाल पूछूंगा आपसे तो वो भी आपको लिखना होगा इसके अंदर, ठीक है। मिलकर स्टार्ट करेंगे। पहला सवाल करने से पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन है, एक ऑनलाइन कोर्स जो दे रहे करंट अफेयर्स के लिए वो आप चाहे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें ये डेली करंट अफेयर्स तो आता है, ये वीडियो पीडीएफ जाएगा। जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं करंट अफेयर्स का पूरा एक ऐसी कोशिश की जाएगी कि आपको एक अच्छी रेंज कवर की जाए, साथ में करंट अफेयर्स याद भी हो सके। उसके टेस्ट होते हैं आपके, क्योंकि देखिए हम कितना पढ़ते हैं ये मैटर नहीं करता, हम याद कितना रख पाते हैं सबसे ज्यादा जरूरी वही चीजें है। तो इसके लिए एक छोटा सा एक प्रयास किया जा रहा है। फीस एक नॉमिनल रखी है, मात्र 999 रुपए रखी है। आप चाहे तो 9919521555 पे कॉल करके बात कर सकते हैं। और जो ये डेली करंट अफेयर्स जा रहा है पीडीएफ, इसको हम जो पीसीएस गुरुजी का टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें से डाउनलोड कर सकते हैं, रोज इसमें अपलोड हो जाता है, ठीक है। चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। भारत के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, उन्होंने 7वां वाटर वीक जो है वो ग्रेटर नोएडा में इसको इनॉग्रेट किया है। अब ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2-3 तरह से पूछा जा सकता है। पहला तो देखिए ये वाटर वीक जो है ये क्या चीज होती है ये समझेंगे इसको, ठीक है। और 7वां है दूसरा इंपॉर्टेंट, यहां पर आपको फोकस करना है। तीसरा इंपॉर्टेंट है कि ग्रेटर नोएडा में है, क्योंकि यूपी का है सवाल तो ये सवाल बन सकता है, क्योंकि यूपी से संबंधित सवाल आ जाता है। ये चीज तो हम कर ही लेंगे। साथ में वाटर को अगर हम सोचें, 1 सेकंड के लिए आंख बंद कर सोचें और वाटर से संबंधित क्या सवाल एग्जामिनर पूछ सकता है, तो 4-5 चीजें होंगी, वो मैं डिस्कस करूंगा अभी आपसे। क्योंकि देखिए एग्जामिनर को हम ये नहीं कह सकते कि भैया ये करंट अफेयर्स है तो करंट अफेयर से पूछोगे आप, हो सकता है वो जीएस से कुछ संबंधित पूछ ले। पानी सोचे और पानी सोच कर बोले कि ना ये तो करंट अफेयर्स नहीं हो सकता, ये तो जीएस हो सकता है, मैं सरप्राइज कर दूंगा मैं, तो जीएस हो सकता है, ठीक है। तो वो भी देखेंगे। तो राष्ट्रपति मुर्मू जी ने ग्रेटर नोएडा के अंदर ये 7th इंडिया का इंडिया वाटर वीक है, इंटरनेशनल भी होता है ये, लेकिन ये इंडिया वाटर वीक है ये, ठीक है। वहां पे क्या, अच्छा अब इसमें क्या किया है, इन्होंने काम किया, आप देख रहे हो ऐसे कि इन्होंने राष्ट्रपति जी ने जल भरो, आप देख रहे हो जल भरो सेरेमनी की है, जिसके अंदर इस मटके के अंदर राष्ट्रपति जी ने जो उसके अंदर पानी भरा है और ये इसको बोला गया है जल भरो, ठीक है, जल भरो बोला गया है। और इसका एक सिंबलाइज किया गया है कि जो पानी की इंपॉर्टेंस क्या है, वाटर कंजर्वेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, इस प्रकृति को बचाने में कितना जरूरी पानी हो सकता है, उस चीज को उसकी अहमियत को बताने के लिए ये जल भरो किया गया। तो ये इंडिया वीक में आया, इंडिया वाटर वीक जो ग्रेटर नोएडा में हुआ, राष्ट्रपति जी ने इसका इनॉग्रेट किया और जल भरो इसके अंदर आई है, ठीक है। अब इसको एक स्टेप आगे लेके जाते हैं और जीएस से संबंधित टॉपिक जो पूछे वो डिस्कस करते हैं कि जीएस में क्या पूछ सकता है। जैसे मैंने कहा कि एग्जामिनर आपको सरप्राइज करना चाहे तो क्या होगा। तो पहले जो 70% पार्ट तो है वो तो पानी से भरा हुआ है, ये तो देख ही रहे कि पूरी दुनिया में लगभग 70% भाग जो है वो पानी से भरा हुआ है। और ये पानी जो है सॉल्टी वाटर है, तो मेन है सॉल्टी वाटर है, नमकीन पानी है इसके अंदर। अभी सवाल आएगा इसके ऊपर नमकीन वाला, ठीक है। अच्छा, लेकिन जो एक जीके वाला सवाल आता है कि मात्र 3% पानी जो है वो एक फ्रेश वाटर है, पीने योग्य पानी है, मात्र 3%। 100% मात्र 3% ऐसा पानी है जो पीने योग्य पानी है। उसकी भी हालत यह है कि 2.5% जो है वो तो ग्लेशियर में फंसा पड़ा हुआ है, वो कभी यूज ही नहीं हो सकता, अनअवेलेबल है। क्यों? वो ग्लेशियर पोलर आइस के अंदर या एटमॉस्फेयर के अंदर या सॉइल के अंदर फंसा हुआ है। तो मात्र 0.05% पानी जो है वही अवेलेबल है, वही पीने योग्य है। और आप देखो ना कि 7 बिलियन लोगों को जो दुनिया में है उनको ये जीवन दे रहा है, ये मात्र 0.05% पानी जो दे रहा है। और जब ये पानी हम इसको मिसयूज करते हैं, वेस्ट करते हैं, तो आप समझो कितना कम है और कितना इसकी जिम्मेदारी, क्योंकि इससे खेती करनी है, इसी में हमें अपना जीवन चलाना है, ठीक है।
अच्छा, अब एक सवाल आपका यहां से बनेगा जो कि भाई 0.05% में भी सबसे ज्यादा जो पानी है वो कहां कहां अवेलेबल है? क्या वो रिवर में अवेलेबल है, क्या वो लेक्स में अवेलेबल है? तो इसके बारे में आप थोड़ा सा जान के रखना, ये समझना कि क्या चीजें होती है, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं उसके कि ये देखिए टोटल वाटर जो है 7% 97% जो सैलिन वाटर है यानी कि नमकीन पानी है, 3% फ्रेश वाटर है। आइस कैप्स में जो आप देखोगे कि 68% आपका वो है, ग्राउंड वाटर 30.1 है, अदर 0.0 इसका इन 3% का, ठीक है, इन 3% का ग्राउंड वाटर वाला जो 30% है सर। सरफेस वाटर देखिए जो मैंने क्वेश्चन आपका 87% जो है वो लेक्स में है, 2% रिवर्स के अंदर है। ठीक है, तो लेक्स में ज्यादा है, इसीलिए हमारा जो वेटलैंड्स है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इंपॉर्टेंट यहां पे आ गया, ये वेटलैंड्स क्या होते हैं? ये वेटलैंड्स लेक्स होती हैं। लेक्स एक वेटलैंड का एक प्रोटोकॉल भी आता है। अब आपको बताना प्रोटोकॉल, ये वेटलैंड को कंजर्वेट करने के लिए, बचाने के लिए वेटलैंड कंजर्वेशन होता है, वो उस प्रोटोकॉल को हम क्या बोलते हैं? कई बार एग्जाम पूछा गया है, ये आपको बताना है। वेटलैंड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वेटलैंड का मतलब होता है तालाब वालाब जो होते हैं। ये आपको समझिए कि जो बाढ़ आ जाती है उस बाढ़ से बचाने के लिए भी काम आते हैं। आज से 2-3 साल पहले चेन्नई के अंदर बाढ़ आ गई तो लोग हैरान हो गए कि यार बाढ़ आ क्यों गई। तो बाद में जब रिसर्च हुई तो पता लगा कि जो चेन्नई शहर के बाहर जो इलाका था वहां पर ऑलरेडी तालाब वालाब हुआ करते थे, तो जब एक्स्ट्रा पानी आता था तो वो तालाब अपने में एब्जॉर्ब कर लेता था। जब वहां पर कंस्ट्रक्शन हो गया, तालाब खत्म हो गए, तो ये एक्स्ट्रा पानी आया, उसको बाहर जाने के लिए जगह नहीं मिली और फिर चेन्नई शहर के अंदर बाढ़ आ गई। तो ये मेंस का पॉइंट है, ये आपको जब लिखोगे आप तो ये आपका मेंस में इस तरह का पॉइंट लिख सकते हो। वो ये पूछता ही आपका कंजर्वेशन के ऊपर पूछेगा। फिर एक चीज होती है, मैं आपको बोलूंगा यूट्रॉफिकेशन। यूट्रॉफिकेशन ये आपका आ गया, किसका आ गया? ये आपका आ गया एनवायरमेंट का सवाल। ठीक है, अब यूट्रॉफिकेशन क्या होता है? देखिए पानी से संबंधित है ये सभी। अब देखो पानी से कितने संबंधित कितने सवाल बन रहे हैं। आपने खेती की, उसमें फर्टिलाइजर डाला, बरसात हुई, फर्टिलाइजर पानी जो है उसके माध्यम से होता हुआ वो आपके तालाब में चला गया, शहरों के जो गांव के तालाब में चला गया। अब चूंकि फर्टिलाइजर में आपका पोटेशियम, फॉस्फोरस ये सब चीजें होती हैं। अब ये चीजें जब पानी के अंदर गई तो वहां पे जो एल्गी होती है, काई, उसको एक्स्ट्रा खाना मिल गया। एक्स्ट्रा खाना मिला तो वो उसकी ग्रोथ बढ़ गई। ग्रोथ बढ़ने से क्या हुआ, आप देखोगे पूरा जो तालाब है वो हरा हरा हो गया। ठीक है, हरा हरा हो गया। अब इसने तालाब को बर्बाद कर दिया, इसको बोलते हैं यूट्रॉफिकेशन। ठीक है, अब पूरे तालाब में काई आ गई तो इसने वाटर की एयर की सप्लाई जो है वो तोड़ दी, बीच से तोड़ दी, क्योंकि लेयर ऊपर आ गई तो जो ऑक्सीजन है वो नीचे नहीं जा पा रही है, पानी में ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है। तो पानी में ऑक्सीजन ना होने के कारण जितने भी जीव जंतु हैं, मछलियां हैं, सब मर गई। उनके मरने से क्या हुआ, तालाब सड़ गया। तो आपका ये जो तालाब है इस तरह से यूट्रॉफिकेशन के माध्यम से भी सड़ जाता है। एग्जाम में सवाल आता है एनवायरमेंट के ऊपर। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं कहता हूं आपस में इंटरकनेक्टेड होकर पढ़ो। अब एक चीज और लेके जाएंगे ज्योग्राफी में कि एक सवाल आया कि सैलिनिटी कितनी होती है, यानी कि जो महासागरों के अंदर जो लवणता होती है, सैलिनिटी होती है, वो कितना प्रतिशत है। कुछ किताबों में 34% लिखा हुआ है, कुछ किताबों में 35% लिखा गया है। तो जो अच्छा लगे आप देख लीजिएगा, 34-35% के बीच में होती है। अब ये सैलिनिटी आती कहां से? जो नदियां पहाड़ों से होके अपने साथ मिट्टी लेकर आती हैं, उसके अंदर नमक होता है। अब नमक कौन कौन सा होता है? क्लोरीन होती है, सोडियम होते हैं, सल्फेट्स होते हैं, मैग्नीशियम होते हैं, कैल्शियम होते हैं, फॉस्फोरस होते हैं, पोटेशियम होते हैं। जिसमें सबसे ज्यादा क्लोरीन होता है 18%, सेकंड नंबर पे सोडियम होता है। आपके लिए एक होमवर्क है कि सवाल पूछा गया था कि समुद्र के अंदर सबसे ज्यादा सोडियम क्लोराइड है या सोडियम बाइकार्बोनेट है या मैग्नीशियम क्लोराइड है, क्या है? 3-4 पूछे गए थे। आपको बताना है कि सबसे ज्यादा समुद्र के अंदर किस तरह का नमक होता है। ठीक है, अच्छा जैसे मैंने कहा कि जो पहाड़ों से जो नदियां आती हैं वो अपने साथ मिट्टी लेकर आती है, जो समुद्र में आती हैं, तो ये जो मिट्टी जो के साथ जो नमक होता है वो चला जाता है और इसके से सैलिनिटी जो है बढ़ जाती है। अब ये जो सी है, समुद्र है, अगर ये ओशन से कनेक्टेड है, मान लो इंडियन ओशन से कनेक्टेड है, तब तो इसकी सैलिनिटी जो है वो कम होगी, वो लेस होगी, कम होगी। अगर कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ लैंड से कनेक्टेड है, जैसे कैस्पियन सी हो गया, रेड सी हो गया, ठीक है, तो इसमें सॉरी डेड सी हो गया, तो इसमें सैलिनिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि पानी को किसी बाहर से सोर्स मिल नहीं रहा है, बाहर वो जा नहीं पा रहा है,
और नमक आया जा रहा है और ये पानी जो है इवेपोरेट हो के वापस यहां पहुंच जाता है और ये फिर नमक लेकर आते हैं, तो नमक को बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल पाता है, इस कारण से लवणता जो है बढ़ती जाती है। इस कारण से हाईएस्ट सैलिनिटी जो है वो लेक वैन जो है, जो लेक वैन है टर्की की, उसमें 330% है, ये एग्जाम में पूछा गया है, 330% होती है। डेड सी की 238% है, ग्रेट सॉल्ट लेक की 220% है। यही कारण है क्योंकि ये लैंड लॉक है। क्या है? लैंड लॉक है, मतलब इनको कहीं से कनेक्शन नहीं है किसी ओशंस में कि आपका पानी वहां चला जाए, नमक बाहर चला जाए, तो नमक बाहर जा नहीं पाता है, इस कारण से इनकी लवणता जो है बढ़ती रहती है। इस कारण से ये समझाता ना, इस कारण से आप देखोगे जब लवणता बहुत बढ़ जाती है तो अगर आप डेड सी में जाओगे, ठीक है, तो आप डूबते नहीं हो। तो क्यों नहीं डूबते हो, डूब क्यों नहीं रहे हो? तो ये आपको आंसर में लिखना है कि ऐसा, मान लो ये डेड सी है, तो डेड सी में आप डूब क्यों नहीं रहे हो, ये आपको आंसर में लिखना है। सवाल पूछा गया एग्जाम में ये, ठीक है, तो ये बंदा डूब क्यों नहीं रहा है ये आपको बताना है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट है, अगर देख लेते हैं। ग्रेट सॉल्ट लेक हो गया, लेक चैड हो गया, डेड सी हो गया, ये हो गया लेक उरिबन, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। जो मेन इंपॉर्टेंट जो है, ये सांबर लेक, भारत का सांबर लेक जो है, ठीक है, ये सब लेक जो है ये सैलिनिटी वाले हैं, सैलिनिटी वाले हैं, ये पढ़ लीजिएगा आप इसको, ठीक है, एग्जाम में पूछ लेगा आपसे, सॉरी। अब एक और पूछते हैं कि भाई वाटर वेपर जो है, वाटर जो है वो हमारे वातावरण में चारों तरफ से है, वातावरण में चारों तरफ से होने से क्या होता है कि यार ये एक काम करता है, वो क्या करता है, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा कर देता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट वो लगभग अर्थ का 50%, यानी जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो वाटर वेपर कर रहे हैं। यूपीएससी में सवाल आता है कि भाई ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं, तो 4-5 चीजें थी, उसमें वाटर वेपर भी था। तो कई लोगों नहीं, सॉरी पीसेस में आता है, तो कई लोगों ने को लगता कि वाटर वेपर जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है ना, ग्रीन हाउस गैस है। इतनी भयंकर है कि 50% जो गर्मी आपको पृथ्वी पे महसूस करते हो वो वाटर वेपर्स के माध्यम से होता है। और गैसेस हैं वो, उनका रोल थोड़ा कम है, लेकिन यहां पर देखो, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये इस प्लेनेट को जीने योग्य बनाने के लिए ये ग्रीन हाउस गैस क्या करती है, पहले समझते हैं क्या ग्रीन हाउस गैस क्या होती है। सूरज की रोशनी है, सूरज की रोशनी से ये आपकी रेज निकलती है, ये होती हैं शॉर्ट वेव्स। क्या होती हैं? छोटी वेव्स होती हैं। शॉर्ट वेव्स का मतलब ये होता है, देखिए शॉर्ट वेव्स ये होती हैं। अब ये जब आती हैं तो ये वातावरण के अंदर ये गैसेस होती हैं, तो शॉर्ट वेव्स जो हैं वो क्रॉस कर जाती हैं। जैसे ही क्रॉस करती हैं, ठीक है, तो क्रॉस करके जैसे ही ये किसी भी सरफेस से टकराती हैं, चाहे जमीन से हो, इंसान से हो, दीवार से हो, टकरा के रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, और रिफ्लेक्ट बैक होने से ये बन जाती हैं लॉन्ग वेव्स, ठीक है, यानी कि लॉन्ग वेव बन जाती हैं। अब ये लॉन्ग वेव बनती है तो ये बाहर नहीं जा पाती हैं, क्योंकि ये जो गैसेस है, वाटर वेपर्स हैं, ये छोटे वेव्स को तो पास करने दे रहे हैं पर लॉन्ग वेव को बाहर जाने नहीं दे रहे हैं। इस कारण से जो ये शॉर्ट वेव अपने साथ एनर्जी या हीट लेकर आते हैं, वो इस वातावरण में ट्रैप होकर रह जाता है। इस ट्रैप हो जाने के कारण से आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है बढ़ जाता है, ठीक है, और आपका यहां पर जो गर्मी है या जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। और आजकल फिलहाल 15% जो है, सॉरी 15 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का, 15 डिग्री है। अब ये मत बोलना कि हमारे यहाँ तो 40 डिग्री होता है, हम लोग गर्म प्रदेश में रहते हैं, ठंडे प्रदेश में नहीं रहते, तो ओवरऑल 15% के आसपास रहता है। ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक सवाल और बनता है इससे जुड़ा हुआ कि भाई कौन कौन सी और गैसेस होती है मेनली, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCl होता है, या हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन वही चीज है, ठीक है, और ये ओजोन होती है। तो ये सब क्या करती है, ये सब ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती हैं, पृथ्वी पे गर्मी पैदा करती है। इसीलिए बोलते हैं कि आप जो है गाड़ियों का धुआं कम से कम निकालो, कार्बन डाइऑक्साइड तो चिमनी से जो इंडस्ट्री से धुआं निकलता है वो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हो, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और भी है, जो गाय मीथेन को देख के, CH4 मीथेन को देखकर जो गाय जुगाली करती है उससे मीथेन बढ़ता है। जो माइंस होती हैं, उस माइंस से जब हम जाते हैं उन माइंस के अंदर मीथेन होता है, ठीक है। यहां तक कि जो पैडी यानी कि चावल की जो खेती होती है
तो वहां पर भी मीथेन गैस निकलती है। इसलिए चावल की खेती को कभी कभी देखो, धान की खेती को आप देखोगे कि उसको एनवायरमेंटल डिजास्टर भी कहा जाता है कि वो सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि मीथेन निकालने से ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हो जा रहा है। खैर, इस पर डिस्कस हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये काफी कुछ मैंने इस पर डिस्कस कर लिया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सेंटर ने फैसला किया है कि जो माइनॉरिटीज हैं अफगानिस्तान के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, यानी कि बेसिकली हिंदू, सिख, पारसी, ठीक है, और भी कोई दूसरा धर्म होगा, मतलब जैन वैन भी हुए तो देख लेंगे, ठीक है, बुद्धिस्ट, यानी कौन, द माइनॉरिटीज ऑफ अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनको सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत इनको नागरिकता दी जाएगी। सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत जो एनआरसी वाले बवाल सुना था आपने, CAA एनआरसी, बस उसी का ही एक्सटेंशन है ये, कि ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 का तहत इन लोगों को नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। अब पॉलिटी से अगर जोड़ देते हैं तो सिटीजनशिप जो हमारा पार्ट 2 में आता है, कितने पार्ट होते हैं ये बताना है आपको, कितने पार्ट संविधान में कितने पार्ट हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट 2 तो है सिटीजनशिप से संबंधित है, और आर्टिकल्स जो है लगभग 5 से 11 जो है जितने भी हैं वो सिटीजनशिप से जुड़ के आते हैं। अब एक सिटीजनशिप एक्ट 1955 एक बात बोलता है, क्या बोलता है कि भैया किसी देश, किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक बनने के लिए 4-5 तरीके होते हैं। क्या तरीके हैं? पहला है आपका कि वो अच्छा, जब संविधान लागू हुआ था तभी वो पैदाइश उसकी हो जाए वहीं, जब संविधान लागू हुआ था उस समय वो हिंदुस्तान का नागरिक होना चाहिए, तो वो भारत का नागरिक बन जाएगा। पैदा हो हिंदुस्तान के अंदर, जैसे हम और आप पैदा हुए हैं, तो नागरिक बन जाएंगे। हमारे पूर्वज ने उसके माध्यम से बन जाएंगे, फिर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से बन जाएंगे, फिर नेचुरलाइजेशन के माध्यम से बन जाएंगे। ये 5 तरीके होते हैं जिसके कारण से कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता ले सकता है। और भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है, और ये डुअल सिटीजनशिप से कैसे अलग होती है, और डुअल का एग्जाम्पल कौन से बताओगे आप, तो ये सब आपको बताना है। और अगर मान लो कोई दूसरा देश का अगर वो सिटीजनशिप ले लेता है तो फिर उसका भारत के सिटीजनशिप पर क्या असर करेगा, तो ये सब आपको बताना है इसके अंदर, ठीक है। और बाकी एक है कि अगर इंडिया किसी देश को जीत लेती तो उसके सारे लोग जो हमारे देश के नागरिक बन जाएंगे। कुछ आसान से क्वेश्चंस हैं जो सिर्फ फैक्चुअल हैं। पहला यह है कि इंडिया ने डोनेट किया है लगभग $2.5 मिलियन एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए पैलेस्टाइन यानी फिलिस्तीन के रिफ्यूजियों के लिए। फिलिस्तीन के रिफ्यूजी के लिए लगभग 2.5 मिलियन पैसा दिया है एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए, ठीक है। इंडिया ने गिफ्ट की है 200 गाड़ियां, किसको? नेपाल को। उनका वहां पर इलेक्शंस होने वाले हैं तो 200 गाड़ियां जो है नेपाल को गिफ्ट कर दिया है। यूएस और साउथ कोरिया के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है जिसको विजिलेंट स्ट्रॉन्ग कहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको कल पहले बताया था कि जो एक्सरसाइजेज होती हैं, चाहे मैरीटाइम एक्सरसाइज हो, चाहे एयरफोर्स की हो, चाहे नेवी आर्मी की हो, तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको देखना है कि 2-4 अगर विदेशी भी हो तो भी, क्योंकि एग्जाम में कुछ विदेशी भी पूछने लगे हैं। तो विजिलेंट स्ट्रॉन्ग जो है वो यूएस और साउथ कोरिया के बीच में होती है, ठीक है। फिर एक फॉर्मूला 1 जो कार होती है, फॉर्मूला F1 कहते हैं इसको, ये इसकी रेस हुई है, मैक्सिकन ग्रैंड प्री हुई है, और इसको मैक्स वर्स्टैपेन ने, रेड बुल के जो हैं, इन्होंने जीता है। तो दोस्तों कुल ये सब करंट अफेयर्स आज का रहा। उम्मीद करता है करंट अफेयर्स पसंद आ गया होगा। चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए खत्म करने से पहले। और अगर किसी को कोर्स की जरूरत हो तो आप कोर्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉल कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।